Hello friend, how are you all? I am CH Chandra Singh and I welcome you all to this session. In this particular lecture, we are going to discuss about issue of bonus share and issue of right share, and we will see here how do we deal about accounting of bonus share and right issue shares. Okay friend, so without wasting any time, just we are going to start this lecture. Okay friend, so be with me and concentrate on this lecture. देखिए friend, issue of bonus share. ओके, तो अगर हम ये बात करते हैं कि बोनस शेयर की इशू की, तो पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर. ठीक है फ्रेंड, तो देखिए दोस्तों, अगर बोनस शेयर की आप लोग बात करोगे तो ये बोनस शेयर क्या होता है. अगर फाइनेंशियल वे में अगर बात करोगे तो बोनस शेयर का इशू कुछ अलग नहीं होता, बल्कि इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज जस्ट पार्ट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो यहां पे जो कंपनी जो बोनस शेयर इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, अब मेंबर मतलब क्या, शेयर होल्डर, उनको बोनस शेयर इशू किया जाता है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बोनस शेयर केवल हम उसी शेयर के रिस्पेक्ट में करते हैं जो शेयर फुली पेड अप होता है. तो अगर पार्टली पेड अप शेयर हुआ तो पहले हमें क्या करना होगा, कॉल मंगा करके पहले उसको आपको फुली पेड अप बनाना होगा, and then only you can issue bonus share. ओके, तो देखिए, एक कंपनी में इशू फुली पेड अप बोनस शेयर टू इट्स मेंबर इन एनी मैनर आउट ऑफ. तो अगर इसके सोर्स की हम बात करें कि सोर्स क्या क्या होता है, कहां से आप लोग बोनस शेयर इशू करोगे, तो फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. ठीक है, तो ये तीन सोर्स हैं आपके पास, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. और इस फ्री रिजर्व में आपका जनरल रिजर्व एंड P&L कार्ड क्रेडिट बैलेंस, ये सारे यहां पे आ जाते हैं. ठीक है, तो देखिए, तो ये आपके सोर्स हैं बोनस शेयर को इशू करने के. लेकिन ये आप सबसे पहले बात आपको ध्यान ये देना है कि बोनस शेयर हमेशा फुली पेड अप के अगेंस्ट में ही किया जाता है. However, no issue of bonus shares shall be made by capitalizing reserve created by the revaluation of asset. तो अगर आपने कुछ भी रिजर्व अगर बनाया है थ्रू दी revaluation of asset, then this revaluation reserve shall not be utilized for the purpose of issue of bonus share. The revaluation reserve, you can't use revaluation reserve for the purpose of issuing of bonus share. You have to remember, and no company shall capitalize its profit reserve for the purpose of issuing fully paid up bonus share under above. दूसरी बात कि कोई भी कंपनी प्रॉफिट और रिजर्व को कैपिटलाइज नहीं कर सकती है बोनस शेयर को इशू करने के लिए जब तक कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो. तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि इट इज अथोराइज बाय इट्स आर्टिकल, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू अथोराइज होना चाहिए. एंड इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन अथोराइज इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. साथ ही साथ बोर्ड अपने मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में इस बोनस शेयर को रिकमेंड किया जाएगा और उसके बाद इस रिकमेंडेशन को रेटिफाई किया जाएगा जनरल मीटिंग में. तो वहां पे अथोराइज किया जाता है मेंबर्स के द्वारा. तो तीसरा चीज दोस्तों ये है कि कंपनी कोई भी डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, रिपेमेंट ऑफ द डेट. ठीक है, तो इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटी इशूड बाय इट. तो ना तो एफडी या डेट सिक्योरिटी जो भी आपने इशू किया है, डिबेंचर हो या पब्लिक डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किया हो, तो याद रखिएगा इसमें आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ना इंटरेस्ट का ना प्रिंसिपल का. ठीक है, it has not defaulted in respect of payment of statutory due of the employee such as contribution to PF and gratuity and bonus. ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है
कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यू पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे कि पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस, इशू शेयर, ठीक है, ये ईएसआई, सॉरी ईएसआई, तो यहां पे कोई भी चीज पेंडिंग नहीं होना चाहिए। द पार्टली पेड अप शेयर इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुली पेड अप। पांचवा कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी पार्टली होगा तो ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर आपको क्या करना होगा, उसको पहले फुली पेड अप बनाना होगा, ठीक है। इन कंपनी which once has announced the decision of its board recommending a bonus issue shall not subsequently be withdrawing the same। तो रूल 14 और कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि एक बार कंपनी ने अगर ये अनाउंस कर दिया बोर्ड के रिकमेंडेशन रिगार्डिंग दी बोनस इशू, तो इसको आप सब्सिक्वेंटली विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन लियो ऑफ डिविडेंड। तो ये कंडीशन क्यों जोड़ा जानते हो कि बोनस शेयर को डिविडेंड के बदले में नहीं देना चाहिए। जानते हो ये कंपनियां क्या करती थी, पहले कंपनियां ये करती थी, क्या करती थी बता दो, क्या करती थी कंपनियां पहले कंपनियां दोस्तों क्या करती थी कि वो ये कंपनी वाले पहले क्या करते थे कि डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर दिया करते थे। कारण क्या था कि डिविडेंड के ऊपर कंपनी को डीडीटी पे करना पड़ता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अवॉइड करने के लिए कंपनी क्या करती थी, बोनस शेयर इशू कर देती थी लोगों को, शेयर होल्डर को, जिससे कि इसको अवॉइड किया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया कि बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन लियो ऑफ द डिविडेंड, ठीक है। और सेम इसी यही लाइन आपको दिखेगा इनकम टैक्स में भी सेक्शन 36 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, जेवी क्या पास करोगे बोनस शेयर के लिए। तो देखो सबसे पहले ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फॉर द इशू ऑफ शेयर, कि जब आप इशू ऑफ शेयर के लिए, बोनस इशू के लिए जब कैपिटल को, रिजर्व को जब आप कैपिटलाइज करोगे तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिलाइज इन कैश ओनली। तो ओनली कैश पोर्शन शैल बी यूटिलाइज, नॉन कैश पोर्शन शैल नॉट बी यूटिलाइज, ओके। इक्विटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू बोनस शेयर होल्डर अकाउंट, टू बोनस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है फ्रेंड। ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर, ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर अब जब आप इशू करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। If some share are partly paid up, first the share are to be made fully paid up। एंड जनरल एंट्री के लिए क्या बनेगी, तो जनरल एंट्री ये बनने वाली है, देखो ठीक है ना। ये नोट आपको ध्यान रखिएगा, पहले उसको कंप्लीट करोगे, देखो फिर देखो ये है ना आपका ऑन मेकिंग ऑफ द फाइनल कॉल, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले ये देख लीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फॉर इशू ऑफ शेयर, तो इस सबसे लिए जब रिजर्व को कैपिटलाइज करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व रिलाइज इन कैश ओनली टू बोनस शेयर होल्डर, ठीक है, टू बोनस शेयर होल्डर। तो ये कैपिटलाइज तो पहले आप करोगे ही करोगे, उसके बाद आप लोग फाइनल कॉल मांगोगे, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड ऑन एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल कॉल, और इस फाइनल कॉल को अब आप एडजस्ट करोगे, बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। और जब इसको आप एडजस्ट करोगे इस फाइनल कॉल को इस बोनस शेयर के अगेंस्ट में, इस बोनस शेयर के अगेंस्ट में, तो शेयर फाइनल कॉल आपका यहाँ पे क्रेडिट होगा और उतने से बोनस शेयर होल्डर आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये है आपका अकाउंटिंग एंट्री। अब इसको हम लोग सप्लीमेंट करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा इसका, ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। हालांकि आपके स्टडी मटेरियल में तो कोई क्वेश्चन था नहीं, तो ये क्वेश्चन मैंने ICAI से लिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। देखिए, फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भरत लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, एज ऑन 31 मार्च 2001। देखिए, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 4 लाख कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व
55,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आया, कैश में आया 30,000। जनरल रिजर्व 1,05,000। सरप्लस इफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 50,000। ठीक है, सरप्लस दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए, द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर at the rate of 1 share for every 4 share held, and for this purpose it decided that there should be the minimum reduction in free reserve। तो कंपनी ने क्या बोला कि हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर आपको मिलेगा, यानी कि 25% शेयर आपको मिलेगा। It decided that there should be minimum reduction free reserve, और इसके लिए कंपनी ने रिजर्व को यूटिलाइज किया है, इसका मतलब कैपिटलाइज किया है। ठीक है, फ्री रिजर्व पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो हमें जर्नल एंट्री पास करना है। देखो देखो ये है ना आपके 4 लाख इक्विटी शेयर 4 लाख के, तो 4 लाख के बदले में कितना 1/4, इसका मतलब 1 लाख शेयर आपका इशू होगा। तो 2 बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1 लाख से यूज क्या क्या करोगे आप लोग, तो यहां तो देखो अपने पास सोर्स क्या क्या था, कैपिटल रिडम्पशन 55 का, सिक्योरिटी प्रीमियम 30 का, 85 एंड जनरल रिजर्व बैलेंस का, या आप यहां पे यूटिलाइज कर लोगे। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 55, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 30 एंड जनरल रिजर्व 15,000। ठीक है, और इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड बाय यूटिलाइजिंग वेरियस रिजर्व। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आप लोग क्या करोगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इनको क्या दोगे, शेयर दोगे। तो शेयर जैसे ही दोगे तो वो शेयर पब्लिकली लिस्टेड होगा, मार्केट में आ जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को आप लोग यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप लोग बोनस की क्या करोगे, एंट्री करोगे। चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, काफी ही अच्छा क्वेश्चन है ये, यहां पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2001। ऑथोराइज कैपिटल 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है दोस्तों, 1 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख। तो ये आ गया आपका 11 लाख का। इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल, इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल 8,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 इज फुली पेड अप 80,000, 9,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज 72,000। ठीक है, 7,20,000। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास जनरल रिजर्व है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है, बताओ आप इसको यूज करोगे, नहीं करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश एंड पीएनएल का बैलेंस पड़ा हुआ 2,05,000 का। सिक्योर्ड लोन में 12% डिबेंचर 100 ईच 5 लाख। ठीक है, देखो क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2001 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ 2 ईच और 90,000 इक्विटी शेयर। तो 90,000 के जो शेयर जो आउटस्टैंडिंग था, इसके ऊपर ये वाला मांगा गया। देखो 8 पेड अप था ना यहाँ पे, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे 8 पेड अप, तो बाकी का 2 हमने फाइनल कॉल करके मंगा लिया। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 28 अप्रैल, तो 20 अप्रैल को मिल जाएगा। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। और उसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर दिया जाएगा। तो सो नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर द extract of the balance sheet immediately after bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution at the general meeting for increasing the authorized capital। क्योंकि देखो जब इसके बाद एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर बोनस शेयर आप इशू करोगे तो इसके चलते क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर होता है वो अथॉराइज कैपिटल को इंक्रीज कर जाता है। तो अब हमारे पास तो आपको तो पता ही है कि कंपनी शेयर तो केवल मार्केट में उतना ही इशू कर सकती है टू द एक्सटेंट ऑफ अथॉराइज कैपिटल। तो अगर अथॉराइज को इंक्रीज करता है तो फिर इसके लिए आपको एक रेजोल्यूशन पास करना होता है जनरल मीटिंग में, और वहां पे आपको अपना अथॉराइज कैपिटल को इंक्रीज करना होता है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप लोग इग्नोर नहीं करोगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आया समझ में। चलो तो ये है क्वेश्चन आपका, पढ़ लिया आप लोगों ने। चलिए देखिए जर्नल एंट्री।
सबसे पहले देखो 1 अप्रैल को आप लोगों ने मंगाया ना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये ड्यू की एंट्री होगी 1 अप्रैल को, ठीक है, एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन 180। 20 अप्रैल को ये पैसा आपको मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 180। नाउ अब क्या केस बना, बता दो क्या केस बना। अब आपका केस ये बना कि आपका जो शेयर है वो फुली पेड अप बन गया। फुली पेड अप बन गया तो बोनस अब इशू कर सकते हो आप लोग। तो आपका जो यहाँ पे शेयर है वो है शेयर कितने का, 10 लाख का शेयर है। तो 10 लाख का 1/4 कितना होता है, 225। तो 2 बोनस शेयर होल्डर 225 प्रीमियम 20 का पड़ा हुआ था, 160 का था आपके पास। P&L आप बैलेंस यूटिलाइज कर लो 45,000 से, और एंट्री बनेगा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 225 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 225। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका एंट्री बोनस शेयर का। होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। चलिए अब बैलेंस शीट की बात कर लो। देखिए शेयर होल्डर फंड की अगर बात करोगे दोस्तों तो देखो 10 लाख तो पहले का था और 2,05,000 से आपका ये बढ़ गया, तो इतना आपका ये बढ़ा ना शेयर होल्डर फंड। इसमें शेयर कैपिटल कितने का हुआ, देखो 1,95,000 का। यहां देखो, यहां पे और क्लियर होगा, सॉरी, यहां देखो, यहां से और थोड़ा क्लियर कर लो। देखो देखो दोस्तों, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल 1,12,500 10 ईच इशू सब्सक्राइबिंग फुली पेड अप, ठीक है। 1,12,500 कैसे हुआ, देखो 2500 का तो शेयर एडिशनल इशू हुआ ना, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 11,25,000 का। देखो ना यहाँ पे ये 1 लाख का शेयर है, तो 1 लाख का 4 कितना होता है 2500। 1 लाख शेयर है तो 25,000 होगा ना, 25,000। एक मिनट, ये तो थोड़ा देख रहे हैं ना, यहाँ देखो 90,000। 1 लाख का शेयर है तो 1 लाख का 4% कितना होता है, बोलो कितना होता है, 4%। तो जो भी 4%, 1/4 जो होता है 1/4 आपका नंबर ऑफ शेयर आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर अब आपका बना 1,12,500, ठीक है। और इसको आप लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये यहां आ गया। अब देखो अभी जो 1,12,500 इसमें से जो 22,500 जो शेयर है 90,000 का 1/4 को 22,500 आएगा एट द रेट ऑफ 10 ईच वर इशूड बाय वे ऑफ बोनस शेयर। और इस तरीके से प्रेजेंटेशन दोगे आप लोग, ये आ गया आपका। तो टोटल इतने का आ गया 11,25 का। अब प्रेफरेंस शेयर की बात करोगे तो अथॉराइज था इतने का, अथॉराइज तो आपका इसका पार्ट बनता नहीं है, लेकिन हाँ 8,000 था, ये आपका इसका पार्ट जरूर बनेगा। तो 11,25 और प्लस में 80,000, ये ऐड होकर 12,05,000। ये नहीं, ये जो सब्सक्राइब होता है ना वो इसमें नहीं जुड़ता। एक मिनट, इशूड फुली पेड अप, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 12 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात करोगे आप लोग तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका कितने का है, 20,000 का। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 1,60,000 का यूटिलाइज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर 1,60,000 माइनस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,05,000 लेस यूटिलाइज फॉर बोनस इशू 45,000। तो ये आपने यहां से बाहर किया, या गया कितना 1,60,000 टोटल। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपका सिक्योर्ड जो 12% डिबेंचर था वो तो है ही ना आपके पास, तो ये 5 लाख का ये आ गया। तो अब बात करोगे कि अथॉराइज कैपिटल कितने से बढ़ाना पड़ेगा, तो 11,25 माइनस में 10 लाख, जो बैलेंस पोर्शन होगा उतने से अथॉराइज कैपिटल को आपका इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, समझ गए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक ही नोट लिखा हुआ है यहां पर देख लो। इट हैज टू बी एंश्योर्ड दैट द ऑथराइज्ड कैपिटल आफ्टर बोनस इशू शैल नॉट बी लेस देन द इशूड शेयर कैपिटल
इंक्लूडिंग बोनस इशू इन ऑल द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। द ऑथोराइज कैपिटल में इधर भी इंक्रीज बाय अमाउंट ऑफ बोनस इशू और द वैल्यू ऑफ एडिशनल शेयर, यानी कि बोनस इशू लेस ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तो ये आपको इंक्रीज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट दी बोनस इशू, बोनस इशू, ठीक है फ्रेंड। चलिए अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ये जानते हो, ये ना थोड़ा सा ये डेटा थोड़ा सा अलग अलग हो गया, इसको आप लोग थोड़ा अरेंज कर लेना, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग अरेंज कर लेना। ये 20 जो माइनस होना है ना, वो एक्चुअली इधर से माइनस होना है, तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना। देखो, इशू ऑफ राइट शेयर, इशू ऑफ राइट शेयर, देखो अब राइट शेयर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो बताओ राइट शेयर किसको मिलेगा, राइट शेयर किसको मिलेगा, बता दो किसको मिलेगा राइट शेयर। याद रखिएगा दोस्तों, आपका जो आपके कंपनी का जो राइट शेयर जो है, राइट शेयर हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मिलेगा, किसी नए मेंबर को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, इससे रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, आपके फाइनेंशियल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सब चीज हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो देखो, राइट इशू मीन्स ऑफरिंग शेयर टू एग्जिस्टिंग मेंबर इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग जो होगा उसी के प्रोपोर्शन में आप लोग राइट शेयर इशू करोगे अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को, ठीक है। उसके बाद वेयर एट एनी टाइम कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल प्रोपोजेस टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब कैपिटल बाय द इशूइंग फर्दर शेयर, सच शेयर शैल बी ऑफर्ड। तो देखो, अब अगर कंपनी क्या करती है, अगर प्रोपोज करती है कि वो फर्दर इशू शेयर करेगी, तो उसको ये चीज भी फॉलो करना है। सबसे पहला क्या, टू पर्सन हु एट द डेट ऑफ ऑफर, उस पर्सन को जो डेट ऑफ ऑफर पे होल्डर ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी इन प्रोपोर्शन एज नियरली एज सर्कमस्टांसेस एडमिट। तो जो भी प्रोपोर्शन हो उस प्रोपोर्शन में वो होल्डर होना चाहिए इक्विटी शेयर का, टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन दो शेयर बाय सेंडिंग ए लेटर ऑफ ऑफर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन नेमली। तो वो जो भी शेयर होल्डर जो आपके डेट ऑफ ऑफर पे शेयर होल्डर थे आपके, उनको आप लोग एक ऑफर लेटर ऑफ ऑफर सेंड करोगे, जिसमें आप लोग उनको इन्फॉर्म करोगे कि कंपनी इज गोइंग टू इशू अ राइट शेयर, ठीक है। और ये कंडीशन आपको फुलफिल करना है इससे रिगार्डिंग क्या। तो देखो, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड। तो ऑफर के अंदर ऑफर जो होगा वो नोटिस के द्वारा दिया जाएगा, जिसके अंदर आपका जो भी नंबर ऑफ शेयर जो होगा, जो भी हमने ऑफर किया है और प्लस में ऑफर किया, वो इसके अंदर क्लियरली आपको मेंशन करना होगा। और प्लस में जो भी आपका टाइम होगा, वो टाइम को आप लोग यहाँ पे लिमिट करोगे, लेकिन ये जो टाइम होगा वो 15 दिन से कम नहीं होगा और 30 डेज से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो जिस डेट को भी हमने ऑफर किया है वो 30 डेज को ज्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए और 15 डेज से कम होना चाहिए। तो मिनिमम नोटिस पीरियड आपको 15 डेज का देना ही होगा, लेकिन वो 30 डेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ऑफर विद इन वीच, और उस नोटिस पीरियड के दौरान अगर किसी शेयर होल्डर ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लाइन। तो ये मान लिया जाएगा कि राइट इशू जो उसको जो ऑफर हमने किया गया था उसको शेयर होल्डर ने डिक्लाइन कर दिया है, ठीक है। चलिए, देन कम्स अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड। जब तक कि आर्टिकल ऑफ द कंपनी ये नहीं बोल देता स्पेसिफिकली, जब तक कि आर्टिकल ऑफ कंपनी स्पेसिफिकली राइट शेयर के बारे में कुछ नहीं बोलता, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि जिस भी बंदे को राइट शेयर का ऑफर हमने किया है उसको रिनाउंस करने का भी राइट है, ठीक है। तो देखो, द ऑफर एफर्ट्स शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड अ राइट एक्सरसाइजेबल बाय द पर्सन कंसर्न टू रिनाउंस दिस शेयर ऑफर टू हिम और एनी ऑफ देम इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है।
कि वो या तो इसको खुद एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर इस शेयर को किसी और के नेम पे अनाउंस कर सकते हैं। एंड द नोटिस एफर्ट इन क्लॉज 1 शैल कंटेन ए स्टेटमेंट अबाउट दिस राइट, और जो नोटिस होगा ना उस नोटिस में इस राइट के बारे में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस अफोरसेड, कि अगर जो नोटिस में जो टाइम था अगर वो एक्सपायर हो गया, on a receipt of early intimation from the person to whom such notice was given and he declined to accept the share offered, the board of director may dispose of them in such manner which is not disadvantage to the shareholder and company। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो टाइम दिया है, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो इसको डिक्लाइन तो हम मानेंगे, लेकिन साथ ही साथ याद रखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस ऑफर को डिस्पोज करेंगे, लेकिन ये जो डिस्पोजल होना चाहिए वो शेयर होल्डर और कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और किसको किसको राइट शेयर दिया जा सकता है, तो एम्प्लॉय अंडर ए स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो ये जो कंडीशन है ना ये उनके लिए है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे। इसके अलावा टू एम्प्लॉय अंडर ए स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सब्जेक्ट टू स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अगर ईसोप के अंतर्गत अगर कोई एम्प्लॉय आपके शेयर होल्डर हैं तो उनको भी आप लोग राइट शेयर दे दोगे, लेकिन इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन आपको पास करना होगा। ठीक है, एंड टू एनी पर्सन इफ इट इज ऑथराइज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, इफ इट इज स्पेशल रिजोल्यूशन whether or not those person include the person referred to in clause A or B either for cash or for consideration other than cash, if the price of such share determined by valuation report of registered valuer subject to such condition as may be prescribed। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये चीज वो है जहां पे आप लोग शेयर को इशू करते हो। कैसे इशू करते हो, बाय मोड अदर देन दी कैश, तो वहां भी आप राइट शेयर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो नोटिस आपका होगा वो आप लोग डिस्पैच करोगे थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड टू ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एटलीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। तो इशू ओपनिंग से 3 दिन पहले आप लोग स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी कि मेल के थ्रू भी आप लोग नोटिस भेज सकते हो। ठीक है, देन नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू the increase of subscribed capital of company caused by exercise of an option as a term attached to debenture issued or loan raised by company to convert such debenture or loan into share in the company। तो ये याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे कन्वर्जन वाले जो शेयर हैं, जैसे कि डिबेंचर को कन्वर्ट करके आप अगर शेयर लिया हुआ है तो उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा। समझ में आया, इसके लिए कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा, मतलब कन्वर्टेड शेयर जो होगा ना, जो कन्वर्जन के रिस्पेक्ट में जो भी शेयर है आपके पास, उसके अगेंस्ट में राइट शेयर नहीं दिया जाता। के बाद प्रोवाइडेड दैट टर्म ऑफ इशू ऑफ सच डिबेंचर लोन कंटेनिंग सच ऑप्शन हैव बीन अप्रूव्ड बिफोर द इशू ऑफ सच डिबेंचर और रेजिंग ऑफ लोन बाय स्पेशल रिजन पास द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। ठीक है, और क्या बोलता है, ठीक है, प्रोवाइड क्या करता है कि टर्म ऑफ इशू जो भी डिबेंचर का होगा या लोन का होगा वो अप्रूव्ड होना चाहिए बिफोर इशू ऑफ सच डिबेंचर रेजिंग ऑफ लोन बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है राइट शेयर से रिलेटेड रिस्पेक्ट में कुछ कॉन्सेप्ट। ये थियोरेटिकल पार्ट है, तो ये देखो अब वैसे तो कोई ज्यादा रिलेवेंट नहीं है प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, लेकिन हाँ अब क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ कम्स फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ फर्दर इशू। इसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा, क्या होगा फाइनेंशियल इफेक्ट बता दो। आपका जो अमाउंट ऑफ इक्विटी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एज वेल एज लिक्विड रिसोर्स और आपका बैंक भी। ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ शेयर, तो बुक वैल्यू ऑफ शेयर आपका क्या होता है, वो होता है नेटवर्थ एज पर बुक डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, और नेटवर्थ कैसे निकालते हो, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एक एग्जांपल देखिए, इफ देयर आर 10,000 शेयर विद बुक वैल्यू ऑफ 25, द बुक वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना होगा बता दो आप, 12.50 पर शेयर। However, the मार्केट वैल्यू में डिफर फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ शेयर, लेकिन जो मार्केट वैल्यू होगा ना वो बुक वैल्यू को डिफर करेगा।
द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज दैट रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू अर्न फ्रॉम द शेयर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन फ्रॉम एक्सपेक्टेड फ्यूचर शेयर प्राइस एप्रिसिएशन। क्योंकि देखो जो आपका बुक वैल्यू ऑफ शेयर होता है ना वो आपके एसेट लायबिलिटी के बेस पे होता है, तो आपकी बुक्स आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बुक्स है उसके बेसिस पे होता है, जबकि मार्केट वैल्यू जो होता है वो एक्सपेक्टेड अर्निंग के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफर तो करेगा ही करेगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद देखो द मार्केट, ये ध्यान से पढ़ना, ये कम और एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा आपके लिए। द मार्केट प्राइस विच एग्जिस्ट बिफोर द राइट इशू, तो वो मार्केट प्राइस जो राइट इशू से पहले एग्जिस्ट करती थी उसको हम बोलते हैं कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर। हम क्या बोलते हैं? कम राइट मार्केट प्राइस। एंड द कंपनी डिसाइड टू इशू फर्दर शेयर इट में अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, और कंपनी ने अगर फर्दर शेयर इशू करने का डिसाइड किया है तो ये आपके मार्केट वैल्यू को इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर आफ्टर राइट इशू, तो राइट इशू के बाद जो कंपनी का जो शेयर का वैल्यू होगा कितना होगा? इक्वल टू कितना? सम ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इमीडिएट प्रायर टू राइट इशू, जस्ट राइट इशू से पहले, जस्ट राइट इशू से पहले का, एंड कैश इनफ्लो जनरेटेड फ्रॉम द राइट इशू, और राइट इशू से जो कैश इनफ्लो जो जनरेट हुआ था वो दोनों के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है ना, राइट इशू से कैश इनफ्लो भी तो आएगा ना, समझ रहे हो ना। तो देखो द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर फर्दर इशू, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो जब फर्दर इशू हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मतलब वो मार्केट प्राइस जो राइट शेयर के बाद का है। एंड थ्योरेटिकल आपका एक्स राइट प्राइस इज डीम्ड वैल्यू विच इज अट्रीब्यूटेड टू कंपनी शेयर इमीडिएटली आफ्टर अ राइट इशू ट्रांजेक्शन अकर। ठीक है, एंड दिस प्राइस इज गोइंग टू प्रिवेल आफ्टर द फर्दर इशू ऑफ शेयर इज एग्जीक्यूटेड, और ये प्राइस कब आता है? जब आपका फर्दर शेयर इशू हो जाता है। ठीक है, तो राइट ऑफ रिनंसिएशन, आपको पता है ना कि शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि या तो वो खुद एक्सेप्ट कर ले ऑफर को, या फिर वो क्या कर सकता है? अपने इस ऑफर को किसी और के आगे और को रिनाउंस भी कर सकता है। देखिए राइट ऑफ रिनंसिएशन रेफर टू राइट ऑफ शेयर होल्डर टू सरेंडर राइट टू बाय द सिक्योरिटी एंड ट्रांसफर राइट टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, किसी और पर्सन को देते हैं। तो रिनंसिएशन ऑफ राइट इज वैल्यूएबल and can be monetized by the existing shareholder in well functioning capital market। तो रिनंसिएशन ऑफ राइट जो आपका, एक मिनट फ्रेंड, हाँ, द रिनंसिएशन ऑफ राइट इज वैल्यूएबल होगा and can be monetized by the existing shareholder in well functioning capital market। ठीक है, द monetized value available to existing shareholder due to right issue is known as value of right। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आप ट्रांसफर करोगे ना दोस्तों तो उसका एक वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है। तो वैल्यू ऑफ राइट आप कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ राइट निकालोगे जो कम राइट वैल्यू जो था, मतलब राइट इशू से पहले का जो प्राइस था शेयर का, और राइट इशू के बाद का जो प्राइस है एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। तो पहला बिफोर इशू एंड आफ्टर इशू जो प्राइस होगा उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ राइट। और अगर बात करोगे कि एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगा, कि हाउ टू कंप्यूट द एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, तो इसको आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इसको आप लोग निकालोगे कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट शेयर इनटू इशू प्राइस। ठीक है, पहले आप क्या करोगे? जो कम राइट वैल्यू होगा एग्जिस्टिंग शेयर का वो ले लोगे और प्लस करोगे राइट शेयर इनटू में इशू प्राइस, जिस इशू प्राइस पे राइट शेयर जो इशू हुआ था और नंबर ऑफ राइट शेयर, और डिवाइड कर दोगे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर से। ठीक है फ्रेंड, तो एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर आपको आगे समझ में, कम राइट वैल्यू ले लो एग्जिस्टिंग शेयर का, और जितना भी राइट शेयर आपका इशू हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो इशू प्राइस ऑफ राइट शेयर, और उसको डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, और टोटल नंबर ऑफ शेयर क्या होगा? आफ्टर द राइट शेयर, यानी कि एग्जिस्टिंग नंबर प्लस में नंबर ऑफ राइट शेयर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A company open new share of rupees 100 each at 25% premium to existing shareholder on 144 basis। ठीक है, तो एक शेयर 4 के बदले में 25% की प्रीमियम पे, ठीक है ना, ये ऑफर किया गया। कम राइट जो मार्केट प्राइस था ना वो 150 था,
तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट शुड बी एक साइड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो हमें एक तो वैल्यू ऑफ राइट निकालना है और एक स्लाइड मार्केट प्राइस निकालना है। लेकिन वैल्यू ऑफ राइट आप कब निकाल पाओगे, जब एक स्लाइड आप निकालोगे। तो एक स्लाइड प्राइस कैसे निकालोगे दोस्तों, तो देखो जो कम राइट प्राइस है 150, तो 150 इंटू में 4। हमने ये माना ना कि 4 के बदले में 1, तो पहले हम ये मान लेंगे कि 4 शेयर था, तो 150 इंटू में 4 शेयर, और प्लस में देखो 25% की प्रीमियम पे इशू प्राइस होता है, तो 100 इंटू में 125%, 125 इंटू में 1 शेयर। क्योंकि राइट शेयर में कितना शेयर इशू हुआ था, एक ही शेयर तो इशू हुआ था, तो एक शेयर, और प्राइस 100 प्लस 25% का प्रीमियम 125, और इसको डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो पहले के 4 शेयर और एक राइट शेयर 4 + 1, तो यह आपका आ गया बच्चों 145 पर शेयर। यह आपका क्या आ गया, एक स्लाइड वैल्यू ऑफ शेयर। और अगर वैल्यू ऑफ राइट की बात करोगे तो कम राइट वैल्यू माइनस एक राइट वैल्यू, तो 150 माइनस 145 रुपीज 5 पर शेयर। ठीक है, तो हेंस एनी डिजायरस ऑफ हैविंग कंफर्म अलॉटमेंट ऑफ वन शेयर फ्रॉम द कंपनी एट 125 विल हैव टू पे, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 4 इंटू में 5, ये वैल्यू ऑफ राइट आपको पे करना पड़ेगा टू एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा, जिसको हम रिनाउंस करेंगे, तो वो बंदा हमें देगा 5 इंटू में 4 शेयर, उतना तो हमें देगा ही देगा 20। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होल्डिंग 4 शेयर एंड विलिंग टू रिनाउंस द राइट ऑफ बाइंग 1 शेयर इन फेवर ऑफ दैट पर्सन। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। अब अगर अकाउंटिंग की बात करें राइट इशू की, तो कुछ भी अलग नहीं है दोस्तों, जैसे हम बाकी शेयर की एंट्री करते हैं सेम वही एंट्री राइट शेयर के लिए भी होनी है। तो इसके लिए कुछ अलग से कोई अकाउंटिंग नहीं है। तो देखिए, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर इज द सेम एज दैट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर एंड द फॉलोइंग जनरल एंट्री विल बी मेड। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इन केस, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल in case right share are being offered premium, the premium amount is credited to the security premium account। ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो क्वेश्चन देख लो, ए कंपनी हैविंग 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 each एज इट इशूड शेयर कैपिटल एंड हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 46, तो इशू राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:10 एट एन इशू प्राइस ऑफ 31। तो इशू प्राइस कितना दोस्तों, 31 है। तो बता दो द एंट्री एट द टाइम ऑफ सब्सक्राइब क्या होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने अगर इसको सब्सक्राइब कर लिया तो इशू प्राइस तो लोगे ना 31, तो 3,10,000। ठीक है, अब ये 3,10,000 कैसे हो, 1/10 देता है। तो देखो 1 लाख का जो शेयर है, 1 लाख के शेयर को अगर आप लोग 1/10 से करोगे तो कितना होगा, 10,000 होगा। तो ये हो गया आपका कितना, 110। तो बैंक अकाउंट देखो, तो ये हो गया आपका बैंक अकाउंट 3,10,000, 10,000 शेयर। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, 10,000 शेयर है तो उसको 31 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 3,10,000 तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा, वो तो 10 रुपीज से ही हो रहा है ना, तो 10 इंटू में 10 1 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम बता दो, तो 210। क्योंकि देखो इसका जो वैल्यू था ना वो था केवल 10 रुपीज, लेकिन इशू प्राइस कितना हुआ 31, तो इसका मतलब 21 रुपीज जो होगा वो क्या हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,10,000। और इस तरीके से ये अपना बोनस शेयर और राइट शेयर ये दोनों होता है दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है और होप्स आप लोगों को ये समझ में आया हो दोस्तों। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। देखिए, चाहे आप बोनस शेयर की बात करो और या फिर आप लोग राइट शेयर की बात करो, ये दोनों ही आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ठीक है, बोनस शेयर जो होता है वो हमेशा फुली पेड अप शेयर के अगेंस्ट में ही दिया जाता है। ठीक, समझ गए। तो ये बोनस शेयर केस हुआ। इन दोनों ही केस के बाद जो बोनस शेयर जब आप इशू करोगे तो इससे क्या होगा, आपका जो शेयर कैपिटल जो आपका शेयर नंबर ऑफ शेयर जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो दोनों ही इंक्रीज के बाद हमें ये बात ध्यान देनी है कि ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज ना करे।
तो अगर ये ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करता है तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपको ऑथराइज कैपिटल का लिमिट आपको इंक्रीज करना होगा। ठीक है, ये थी कुछ बातें ऑथराइज से रिलेटेड एंड राइट इशू से रिलेटेड। और अब इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में रह गया है आपका ईसॉप की अकाउंटिंग, यानी कि शेयर बेस्ड अकाउंटिंग, और प्लस में प्रेफरेंस शेयर का अकाउंटिंग। तो मैं इसमें आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर कराऊंगा पहले, और ये प्रेफरेंस शेयर की आपको क्लासेस कल मिल जाएंगी, आपको कल मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। और जो ईसॉप होगा तो ईसॉप को दोस्तों हम लोग लास्ट में करेंगे, उसको मैं बहुत ही कंप्रीहेंसिव मैनर में कराना चाहूंगा, काफी डिटेल में, तो उसको मैं बाद में कराऊंगा। तो ये पोर्शन आपका यहाँ से पेंडिंग रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अब इस वाले सेगमेंट में आपका एक प्रेफरेंस शेयर रह गया है। ईसॉप को साइड हटाने के बाद ईसॉप में बाद में कराने वाला हूं, उस प्रेफरेंस को करके फिर हम चलेंगे अपने डिवेंचर की तरफ। ठीक है, चलो फिर इसी के साथ दोस्तों मैं इस सेशन को एंड करता हूं। और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको जरूरतमंदों के पास पहुंचा दें। ठीक है, और आप लोग अच्छे से इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद अपना स्कैनर उठा लेना और स्कैनर से एमसीक्यू के क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं और जो पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूं, बशर्ते कि आप सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से आप अपनी चीजों को कंप्लीट करते चलो। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूं। ठीक है फ्रेंड, चलिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय दोस्तों।